नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो वैसे तो इस समय 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। असम भी है, केरल भी है, तमिलनाडु भी है। वो तीनों महत्वपूर्ण राज्य है, पुडुचेरी है। लेकिन सब अगर किसी राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वो है पश्चिम बंगाल। और शायद इसलिए भी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल सबके ध्यान का केंद्र बन गया है। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव ने खतरे की घंटी कहते हैं ना, वो बजाई थी ममता बनर्जी के लिए। और तब से आज तक हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी कटु कटु और ज्यादा कटु होती गई हैं। और किस किस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, किस किस तरह के हमले किए हैं, वो हमारे और आपके सबके सामने है। कई बार उन्होंने ऐसी बातें भी कही हैं जिनका कोई बेस नहीं रहा है। तो ऐसे में सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर इसलिए भी हैं कि क्या 2019 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करके भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। और 2 चरण का मतदान अभी तक हुआ है। उसके जो ट्रेंड रहे हैं, वहाँ का जो माहौल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में जिस तरीके से पब्लिक और ख़ास तौर से महिलाएं इतनी आह्लादित दिखाई देती हैं, उससे भी एक संकेत मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल शायद बदलाव के मोड़ में है। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तब तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। अभी 5 चरण का मतदान और होना है। हालांकि ममता बनर्जी इस पर भी सवाल खड़े करती रही हैं कि 8 चरण के मतदान क्यों। पर जब ये सवाल वो पूछती हैं तो शायद भूल जाती हैं कि 2017 में भी 6 चरण के मतदान हुए थे, तब उनको परेशानी नहीं थी। इस बार उनको कई चीजों को लेकर के कई तरह की परेशानियां हैं। और ये परेशानियां क्यों हैं, ये वहाँ का आम जो मतदाता है, नागरिक है, वो भी समझ रहा है। और जो पश्चिम बंगाल पर नजरें टिकाए हुए है पूरे देश से, वो भी समझ रहा है। तो आज बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से धीरेन्द्र पुंडीर, जाने माने पत्रकार, एक वेल नोन फेस। धीरेन्द्र जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। धीरेन्द्र जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ममता बनर्जी अगर चुनाव हारती हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतती है, अभी तक का तो जो 2 चरण का मतदान हुआ है उसमें जितने भी विश्लेषक हैं, जितने भी जानकार हैं, उनका कहना है कि ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरे चरण के मतदान में भी ट्रेंड तो वही है, टर्नआउट तो वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसा 2 चरणों के मतदान में हमें देखने को मिला था। अगर ममता बनर्जी चुनाव हारती हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, तो पश्चिम बंगाल और जहां जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं है, दक्षिण के राज्यों में, मैं इस चुनाव की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे के लिए किस तरह की संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बन जाएंगी। और ऐसे कौन कौन से फिरके, तबके या लोगों को आप पहचानते हैं जिनको एक बड़ा धक्का लगेगा, जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए और फिर से ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ, देखिए, चुनाव की वोटिंग बहुत अहम है इस फेज की, क्योंकि ये वोटिंग अब उस तरफ बढ़ रही है जहां ममता बनर्जी ने बहुत ताकतवर प्रदर्शन किए थे। 2019 के समय भी जो उसका गढ़ बने रहे थे,
उन हिस्सों की तरफ अब आगे बढ़ेगी। अगर 2016 में देखते हैं तो ये हिस्सा 31 से 29 सीट उनको देता है, एक फिर कांग्रेस और एक लेफ्ट पास है। अगर हम उस तरफ देखते हैं तो ये टीएमसी का एक बहुत बड़ा गढ़ 2016 में था, लेकिन 2019 में ये गढ़ हिलता है, लॉकेट चटर्जी यहाँ से जीतती है और इसके अलावा बहुत सारी सीटों पर वो आगे बढ़त भी लेते हैं। ये हावड़ा, साउथ 24 परगना और हुगली के बीच में 31 सीटें हैं जिसमें से हम लोग इस चुनाव को देख रहे हैं। ये जी चुनाव बेहद अहम हो जाता है। बीजेपी अगर यहाँ से जीतती है तो वो एक फिर इनविंसिबिलिटी जो थी अपोजिशन के कुछ हिस्सों में, जैसे तमिलनाडु है, जैसे आंध्रा है, तेलंगाना है, आपका केरल है, सबसे अहम जो बीजेपी की नजर में बहुत अहम है, उन तमाम राज्यों के उसके कार्यकर्ताओं पर जहां एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर छोड़ेगी, उनके अंदर उत्साह का संचार कर देगी, वहीं विपक्ष जो है उसके अंदर भी एक तरह का भय थोड़ा सा पैदा करेंगी, जिससे कि गलतियां भी होती हैं। क्योंकि अगर आप वेस्ट बंगाल जीतते हैं जहां 34 साल तक वाम मोर्चे ने 2-3 पीढ़ियों का, 10 साल में हम लोग जनरेशन बदलते हैं, तो जनरेशन को पूरा बदल दिया, उनको बदलते हुए देखा और उसके बाद तमाम लोग एक अलग ही किस्म की सोच के साथ यहाँ बड़े होते रहे। अगर ये बदल जाता है तो आप इसके बरक्स केरल को देख लेंगे। केरल के बाद हालांकि वहाँ का आबादी का जो सेग्रीगेशन है धार्मिक आधार पर वो बहुत डिफरेंट जी है, यहाँ से काफी अलग है और वहाँ का लाइफ स्टाइल भी काफी अलग है। लेकिन फिर ये बात हो जाएगी कि कोई भी किसी भी राज्य को जीत लेना बीजेपी के लिए असंभव नहीं है। मुश्किल होगा, लंबा समय लगेगा, ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं है। ये कोशिश एक बार मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है, हम लोग अभी अगर पर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अभी जी जी लंबा समय बाकी है ना, चुनाव भी है और अभी तो कई सारे पेज में फिर आपको ये, चूंकि अभिषेक बनर्जी का एरिया कहलाता है, हुड कहलाता है, यहाँ बहुत सारे सारे बूथ सेंसिटिव हैं। यानी इस पूरे अगर पेज में हम देखते हैं तो सारे बूथ सेंसिटिव हैं। 630 कंपनियां हैं और जो मिनिमम 630 कंपनियां यहाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा पूरी कोशिश की गई है कि ये बूथ जो है तमाम शांति के साथ वहां मतदान संपन्न हो जाए। ये तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये उसकी चीजें हैं। लेकिन अगर एक बड़ी चीज जो आपने पूछा कि किन लोगों को इसका दुख होगा, दरअसल जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें पत्रकारों को किसी भी पार्टी के जीतने से दुख, हार शायद पर्सनल हो, वो बहुत ही नितांत निजी विषय होता है, उसमें किसी को सार्वजनिक तौर पर उस दुख और उसकी प्रकटीकरण या उस तरह की चीजें नहीं आती है। लेकिन जिस तरह से हम लोग 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के सत्ता में आने के बाद देख रहे हैं, एक खास वर्ग जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बातें करते करते इतने लंबे समय तक एक खास विचारधारा को पोषित करता रहा है, वो इस समय इस बात से पूरी तरह चिढ़ा हुआ। आज भी मुझे याद है कि अभी वो शायद मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, टेलीग्राफ की एक इंटरव्यू में उसने कहा है कि, जो मार्क टेली का दिया हुआ है कि इंडिया इज इन मिडनाइट नाउ, मतलब उसने भी इस तरह की चीजें लिखी। तो ये एक खास वर्ग है जो बेहद दुखी होगा, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ एक पार्टी या किसी खास किस्म का परिवार या खास लोग ही सत्ता में रहे तभी इस देश में लोकतंत्र बच सकता है। उनको लोगों की जो जो लोगों की मानसिक क्षमताएं हैं अपने फैसले करने की और देश के भविष्य के लिए किसी पार्टी को चुनने की, वो उनको मानसिक विकलांगता लगने लगती है कि ये लोग मानसिक विकलांग हो गए। मैंने बहुत सारे एडिटर्स देखे, खासतौर से शिखर गुप्ता टाइप जो लोग जिनके बारे में मैं बहुत सारी चीजें यहाँ बोल सकता हूँ जो सरकारी सर्कल में बोली जाती हैं, लेकिन उसको छोड़ भी दें तो भी आप उनका आर्टिकल में देख रहा था कि उनको लग रहा था कि जनता जो है आर्थिक समृद्धि नहीं चुन रही है, मतलब आर्थिक हालात नहीं देख रही है, वो ये देख रही है मोदी राग और राइट्स, मतलब एक पूरी तरह से जनता को कटघरे में करना, अगर उनका बस चले तो उनको फांसी पे लटका दे पूरी जनता को, इस तरह के फैसले लेने के लिए वो पूरा एक जमात है जो दिल्ली की, जिसको लुटियंस क्लब भी कहा गया, मतलब लुटियंस मुझे खान मार्केट गैंग। और मुझे इस बात में कोई मतलब मैं कोई हिचकता नहीं हूँ कि वाकई इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि खान मार्केट गैंग एक गैंग एग्जिस्ट करता है, वो किसी भी जीत को अचानक फर्जी बताने में लग जाता है और किसी भी हार को ये बताने लगता है जनता का फैसला है। यानी जनता का फैसला उसके लिए उसकी जेब में रखा हुआ एक सर्टिफिकेट है, वो जब चाहे किसी के माथे पे चिपका देता है, जब चाहे उससे उतार लेता है। तो उस ग्रुप को बहुत धक्का लग सकता है और बहुत ही सन्नीपात की स्थिति भी आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी जर्नलिस्ट के लिए
हमारे लिए जनता के फैसले से बड़ा कोई फैसला नहीं होता, चाहे वो किसी भी हक में करे। और अगर इसको पलट दें, अगर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी नहीं मिलती है और ममता दीदी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाती हैं, थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है, तो 16 दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है उन्होंने, सोनिया गांधी को भी लिखी है। कांग्रेस की अगर मदद मिल जाए थोड़ी बहुत और फिर से वो मुख्यमंत्री बन जाए, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में यहाँ पर परिश्रम किया है, एक पूरा अपना कैडर बनाया है, वो चाहे टीएमसी से टूट करके लोग आए हों, वाम दलों से टूट करके आए हों, या कांग्रेस से टूट करके आए हों, एक उन्होंने अपना कुनबा तो जोड़ लिया है और पूरी ताकत भी उन्होंने झोंकी हुई है। उनका घोषणा पत्र भी हमारे सामने है। वो उनकी मेहनत में कहीं कोई कमी है नहीं। पिछले 1.5 साल में तो मैं भी देख रहा हूं कि कभी जगत प्रकाश नड्डा वहां पहुंचते हैं, कभी अमित शाह पहुंचते हैं, कभी दूसरे नेता, और स्थानीय नेता तो जितने प्रदेश स्तर के हैं वो सब जुटे ही हुए हैं। उन पर तरह तरह के अत्याचार भी हुए हैं, उनके आयोजनों में भी बाधाएं डाली गई हैं और बहुत सारे उनके कार्यकर्ता मारे भी गए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का सेटबैक लगेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपने पूरे तमाम संसाधन, तमाम केंद्रीय नेताओं को एक तरह से झोंक दिया है, जिसको कारपेट कैंपेनिंग कहते हैं, वो यहाँ उन्होंने की है। हर एक जगह पर बाकायदा हर एक विधानसभा सीट का किसी ना किसी केंद्रीय नेता के पास या दूसरे राज्य के नेता के पास जिम्मेदारी है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं जो उन्होंने संसाधन झोंके हैं, जो पूरा स्थान अपना नेटवर्क झोंक दिया है, वो तमाम चीजें उन्होंने वहां की हैं। और वो लोग 2016 से यहाँ, मतलब 2016 में उन्होंने एक एजेंडा सेट किया था यहाँ के लिए अपनी पार्टी में कि हमको 2019 में बंगाल में पूरा करना है, अगर यूपी में कुछ कम होता है। इसके साथ साथ हम उसको देखते हैं दूसरे, इसके बाद 2019 के बाद एक दूसरा फेज शुरू होता है। 2019 तक एक कमल छाप चुपचाप का दौर होता है, और उसके बाद जोर से छाप कमल छाप, है ना, जोर की छाप कमल छाप, इस तरह के नारों के साथ अब वो पार्टी खड़ी होती है। उनको जी। बहुत ज्यादा राजनीतिक हिंसा का सामना करना पड़ा। बल्कि एक और आज क्या, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, गृह राज्य मंत्री यहाँ राय हैं, आए हुए थे नित्यानंद राय, जेपी नड्डा की उस जो रोड मार्च था, उसमें बातचीत करते करते उनकी तरफ से क्योंकि तमाम लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने जो जानकारी दी, उन्होंने भी बताया कि एक बीजेपी कार्यकर्ता, जिसको टीएमसी के राजनीतिक कार्यकर्ता या जिनको राजनीतिक गुंडे वो लोग बोलते हैं बीजेपी वाले, और जो है भी, अगर इस तरह की कोई चीज होती है, उन लोगों ने उसको पेड़ पर लटका दिया था मार कर, मतलब मारने के लिए। और जो उसकी वाइफ थी, उसको 3 महीने की जो प्रेग्नेंट थी, उसके पीठ पर तब तक उन्होंने घुसकर बजाई जब तक उसको जो है अबॉर्ट नहीं हो गया, अबॉर्शन नहीं हो गया था। तो उस पूरे बाद वो 3 महीने वो बच गया, किसी तरह हॉस्पिटल गया और वो सब, हम वो आदमी बच गया। आज वो 3 महीने बाद जब एसएचओ के साथ बात की गई, वो की गई, तब अपने घर पहुंचा है। मतलब आज बीजेपी का एक ऐसा कार्यकर्ता जिसको मारने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था, जो बच गया पेड़ पर से, उसकी बीवी का गर्भपात कराया गया मार पीट कर, और वो शख्स आज 3 महीने बाद अपने घर पहुंचा है। तो इसके बाद यहाँ होगा ये कि उनको बहुत ही ज्यादा जो राजनीतिक हिंसा का जो दबाव सहना पड़ेगा, वो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बहुत ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि ये साफ है, बीजेपी बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है यहाँ, और बन के उभर चुकी है। इस समय ममता बनर्जी के खिलाफ विरोधी जितने भी हैं, वो उसके अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं। चाहे मतदाता, नेता जरूर आपको अलग दिखेंगे, लेकिन मतदाता वही है जो बीजेपी की तरफ है। और मुझे लगता है कि अगर ये टूटता है, यहाँ से हारती है बीजेपी, तो ये एक ऐसा मैसेज फैलाने की कोशिश की जाएगी, एक खास तरह से। मतलब मेरा इस पार्टी की जीत हार से कोई वो नहीं है वास्ता, मेरा इससे मतलब है कि जनता किसको चुनती है। बट लेकिन एक पूरा गिरोह है, जो पूरा एक ग्रुप बन चुका है इस देश में, जिसके सब पहचानते भी हैं कि कौन लोग हैं, वो किस तरफ उसको आगे बढ़ा देंगे। और फिर ममता बनर्जी एक नए नायक के तौर पर राष्ट्रीय उस हिस्से में पेश की जाएंगी, जो कि हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को भी देखा गया। और अरविंद केजरीवाल के मुकाबले ममता बनर्जी पर वो दांव ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ममता बनर्जी के राज्य से 42 सीट आती हैं, और इनको उससे ज्यादा वहाँ 7 राज्यों की सीट वाला चुनाव दिल्ली वाला है, अगर हम देखते हैं। तो इसीलिए
उसमें मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को ये बहुत ही बड़ा तुरुप का इक्का मानकर उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और जो राष्ट्रीय राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव है उसमें ममता बनर्जी एक अहम रोल अदा करने के लिए दिल्ली पर ध्यान दे सकती है, जो कि वो लोग यहाँ कहने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कद के बराबर ममता बनर्जी को करने के लिए इसी तरह की चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन उन सब से कोई राजनीतिक परिणाम होंगे वो मुझे इसलिए शक है। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, संभावना और खेली राजनीति है। अगर आप देखें तो सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी का क्या मतलब यहाँ हो सकता है, उसको इस तरह देखा जाए कि यहाँ एक भी दिन अभी कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नहीं आए हैं, जो कंटिन्यू आसाम में, केरल में, तमिलनाडु में अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं पुडुचेरी में। यहाँ वो नहीं आए हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ अगर वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि बीजेपी यहाँ सत्ता में आ सकती है और टीएमसी के वोट कट सकते हैं। ऐसा एक सेक्शन का उनके मानना है कि हमको टीएमसी को चाहे सपोर्ट करना पड़े, बीजेपी को यहाँ आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अगर आ गई तो वो उनकी भूमिकाओं को खत्म कर देगी, जो यहाँ बची कुछ भूमिकाएं हैं। और अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के खिलाफ बहुत ज्यादा है, तो जो अंदरूनी फैक्शन है उसकी लड़ाई में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन हाँ विपक्षी एकता को मजबूती मिलेगी। और अभी तक जो सारी एकता अभी शरद पवार के इर्द गिर्द बुन रही है, उसमें हम एक नया चेहरा देख सकते हैं जो ममता बनर्जी के तौर पर होगा। और अगर हम कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस ठीक है, एक लंबे दौर पहले जब वामपंथियों ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका था और वामपंथियों का शासन शुरू हुआ जो 33-34 साल तक चला, पहले ज्योति बाबू फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य, कांग्रेस, आप मुझे पहले शो में भी बता चुके हैं कि इनके झंडे डंडे कार्यकर्ता, इनके बस्ते वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना कांग्रेस के ना वामपंथियों के। कहीं अपवाद स्वरूप कोई बैठा हुआ मिल जाए तो ठीक है, और झंडे डंडे भी इनके कहीं मिल जाए तो मिल जाए। अगर ममता बनर्जी ही जीतती हैं, अगर ममता बनर्जी फिर से अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेती हैं और कांग्रेस की भी उसको जरूरत नहीं होगी, वामपंथी तो उनको सपोर्ट करेंगे नहीं, चाहे वामपंथी दलों के 20-22 एमएलए ही क्यों ना आ जाएं। और कांग्रेस के अगर इससे ज्यादा आए और ममता बनर्जी को उनकी जरूरत पड़ी या नहीं भी पड़ी, तो क्या स्थिति होगी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस अब बंगाल में एक भूली हुई सियासत की तरह हो गई। जैसे यूपी में आप अब कांग्रेस को जिलाने की या संजीवनी देने की जितनी भी कोशिशें हैं आपकी, वो नाकाम होती हैं। कांग्रेस अब उसी तरफ बढ़ चुकी है। कांग्रेस के पास कोई अलग से यहाँ विजन नहीं है, कांग्रेस की लीडरशिप के पास कोई वैकल्पिक प्लान नहीं है। कांग्रेस अगर बची हुई है मालदा, मुर्शिदाबाद या उस इलाकों में, तो वो व्यक्तिगत करिश्मे के तौर पर अधीर रंजन चौधरी के तौर पर है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी की वहाँ बहुत मेहनत है। वहाँ एक तरह से वो उठा हुआ लीडरशिप के तौर पर उन्होंने काफी मेहनत भी की थी, और वो कांग्रेस से भी ज्यादा उनकी व्यक्तिगत अब दिखने लगी है। इस पूरी लड़ाई में वही अकेले टीएमसी के खिलाफ लड़ते हुए दिख रहे हैं। अगर सेंट्रल लीडरशिप का ये डायलेमा यहाँ क्लैरिटी नहीं देता है कि वो किसके साथ खड़ी है, और आप वो डायलेमा आपको यहाँ सीपीएम के साथ उनके रिश्ते और केरल में विरोध के बीच में भी दिखता है। यानी कांग्रेस ही सबसे ज्यादा, मैंने पहले भी जब हम लोग पहला एपिसोड किए थे शायद, उसमें मैंने बोला था कि यहाँ कांग्रेस एक ऐसे चक्रव्यूह में है जो किसी ने नहीं रचा, जो उसने खुद रचा है। वो एक ऐसी लड़ाई में है जिसमें उसको भस्मासुर के तौर पर खुद ही पैदा होना है और खुद को नष्ट करना है, क्योंकि ये क्लैरिटी उनको होनी चाहिए कि क्या वो इस राज्य में सत्ता के लिए कभी लड़ेंगे अब, या वो कभी अपने आप को एक विकल्प के तौर पर दिखाने की कोशिश करेंगे, या सिर्फ बीजेपी को हटाने के नाम पर अपनी राजनीतिक बलि दे देंगे। क्योंकि यूपी इस तरह का खेल देख चुका है, जहां आज तक 91 के बाद, 91 के चुनाव के बाद, जब 125 सीटें लेकर कांग्रेस ने 300 सीटें बसपा को दी थी। मुझे लगता है कि उस तरह की राजनीतिक प्रयोग के बाद कभी भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरवाइव नहीं कर पाई। 300 सीटों से उसका झंडा, बस्ता, डंडा सब गायब हो गए थे। उसी तरह की चीजें यहाँ हो जाएंगी, क्योंकि इस चुनाव के बाद उसका कोई रिलीवेंस नहीं रह जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा यहाँ अपने, क्योंकि जो भी आइडिया है, जो भी लीडरशिप है, जो भी वो है, वो 15 साल पहले, 10 साल पहले
सीधी टीएमसी में चली गई 20 साल पहले। उसके बाद जो नई लीडरशिप है कांग्रेस के पास, उसमें कोई लीडरशिप नई नहीं दिखती है बहुत दिन तक, जब तक प्रणब दा रहे, जिंदा रहे, और उसके तौर पर उनके बेटे ने वो सीट जीती। उसके बाद वो, उसकी हार के बाद मुझे नहीं लगता कि वहां वो कोई और चीज ला सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ कांग्रेस के पास जो मुस्लिम समीकरण था वो भी टूट रहा है उसका, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जिस तरह जीतते रहे या उन इलाकों में जहाँ मुस्लिम वोटर्स थे, अब वहां मुस्लिम वोटर्स के पास टीएमसी एक पहला विकल्प हो गया, क्योंकि वो बीजेपी को रोक रही है। अब स्टेट बाय स्टेट सारी विपक्षी पार्टियां अपने जो प्लान बनाती हैं वो स्टेट बाय स्टेट बनाती हैं। वो जानती है कि जीत कर ही आप ममता बनर्जी हो सकते हैं, नहीं तो आप चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। एक जमाने में चंद्रबाबू नायडू जो धुरी हुआ करते थे, हम लोगों ने जब उनको एक दौर देखा कि उनको यहाँ मोर्चे की धुरी माना जाता था, लेकिन अब वो चूंकि हार गए तो उसके बाद वो बाहर हो गए। तो ये जरूरी है कि वो उस खुद के लिए जीते, और यहाँ कांग्रेस की राह हमेशा मुश्किल अब हो गई है, क्योंकि वो कभी भी इस डायलेमा से नहीं निकलेंगे कि हमको टीएमसी के रास्ते जाना है या टीएमसी के साथ जाना है या टीएमसी में मिल जाना है। तो ये कंफ्यूजन बहुत दूर तक रहेगा। वामपंथी पार्टियां इस समय तमाम जगह अगर आप देखेंगे, मतलब मुझे लगता है आपने कांग्रेस का सवाल किया था तो मैं वही। जी जी, मैं कांग्रेस का ही एक और सवाल, दिल्ली का आपने जिक्र किया, अब पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, करीब करीब यही हालत कर्नाटक में भी थी। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए 37 सीटों वाली जेडीएस को ये कहना कि आप चीफ मिनिस्टर का पद ले लीजिए, मतलब वो भी एक तरह से सुसाइड करना ही था। तो कर्नाटक में आप सुसाइड करेंगे, दिल्ली में आप सुसाइड करेंगे, पश्चिम बंगाल में भी आप सुसाइड करेंगे। ये क्या राजनीति है कांग्रेस की? और अगर लीडरशिप चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं आती है, दिल्ली में भी आपने सही याद दिलाया, जब चुनाव हो रहा था तो केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए और ये सोच करके कि अगर कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार किया, अगर ताकत झोंकी, अगर 10-20 सीटों पर फाइटिंग पोजीशन में आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के यानी मुस्लिम वोट जो है वो बट जाएं और इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना हो जाए। क्या कांग्रेस जो ये सुसाइड करती जा रही है उसके देश से समाप्त होने की एक ये बड़ी वजह नहीं है? और ऐसा कोई जानबूझ करके कैसे कर सकता है? देखिए, कांग्रेस में जब से एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, ये मेरी समझ है, हो सकता है कि इसको बहुत सारे लोग इसका पार्टनर रखते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब श्रीमती सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया और वो प्रधानमंत्री पद नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री पद नहीं ले पाई, उसको लेकर पार्टी में टूट भी हो गई, उसी वक्त से कांग्रेस के अंदर एक अजीब किस्म की जो एक सोच पैदा हुई, जिसमें कि वो हर जगह से हट के बात करने लगी। यानी जब तक गांधी परिवार को आप सत्ता नहीं दोगे तब तक वो इकट्ठा रह पाएगी, इसको लेकर बड़ा संशय हुआ। उसके बाद 2004 में राहुल गांधी का पदार्पण होता है और उनको पूरे फैन फेयर फॉलोइंग के साथ उनको लाया भी जाता है, और वो एक सफलता उनकी वजह से नहीं मिली, लेकिन उस समय एक सफलता मिली तो उससे उनको बहुत बड़ा हौसला भी मुझे लगता है बुलंद हुआ होगा। उस पूरे चुनाव के बाद अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस ने जैसे एक अपनी आइडियोलॉजी की बजाय एक बचाव की मुद्रा में आ गई हो। वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सेकंड कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ आरोपों से जूझती रही, करप्शन के साथ टैग हो गई उसका, उस पार्टी का नाम, वो पार्टी एक वंश परंपरा के साथ टैग हो गई। वो कंटिन्यू एक इस तरह फंसती चली गई कि जो उसके पास उसकी लीडरशिप का कॉन्फिडेंस था वो हिल गया। मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस से हिले हुए कार्यकर्ताओं और लोगों की पार्टी है, जिसमें राहुल गांधी ने जान फूंकने के लिए जो भी प्रयोग किए वही प्रयोग उसके अगेंस्ट जाके खड़े हुए। मैं ये नहीं कहता कि उन प्रयोगों को नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां उस समय ये सब डायलमा आया। उसके बाद मनमोहन सिंह को जिस तरह से बनाए रखा गया और सत्ता बड़े अजीब तरीके से कहीं और से चलती रही, वो मैसेज कन्वे हुआ। तो इन सब चीजों के बाद जो ओल्ड गार्ड और जो यंग टर्क है उनके बीच में एक बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, और वो कन्फ्लिक्ट आज तक खत्म नहीं हुआ। वो G23 बनता है, वो G23 के साथ उनमें से किसी भी नेता को बंगाल में या बिहार में, वो जो आसाम में या कहीं भी कोई बड़ी भूमिका नहीं दी गई चुनाव प्रचार के दौरान, यानी एक डिवीजन के लिए और तैयार हो गई। और दूसरा ये था कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपके इश्यूज जो उठ रहे हैं वो कई बार ऐसा लग रहा है जैसे आप अखबारों के दफ्तर में बैठ के अपने इशू तय कर रहे हो।
इसकी बजाय कि आप जनता के दरबार में जाकर वहां से अपने लिए कुछ ऐसे औजार चुने जो आप सत्तारूढ़ पार्टी के लिए थोड़ा परेशानी का सबब बने या उसको चोट पहुंचाए या उसकी जगह आपको आगे लाने के लिए जनता को मजबूर करें। ऐसा कोई भी बड़ा अभियान आपको नहीं दिखाई देगा, वो चाहे खाट अभियान हो, चाहे कोई सा भी अभियान हो। वो तमाम अभियान मुझे लगता है कि वो सिर्फ इस तरह के लोगों से क्रिएट किए गए हैं जो जमीन से ज्यादा हवा में बैठकर रणनीतियां तय करते हैं, कंप्यूटर के सारे राजनीति करते हैं और जिनके पास डाटा क्या होगा, लोकल बोली कौन सी है, अच्छा फिर लोकल पहनावा कौन सा है, लोकल खाना कौन सा है, इस तरह के डाटाओं से भरे हुए प्रिंटर और उन सबसे मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सहारे ये पार्टी चलती हुई दिख रही है। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों की एक आदत बनी हुई थी, तो वो उसके नेता अलग अलग जगह पर सरवाइव करते हैं अलग अलग जगह। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति अभी ऐसी दिख रही है और कांग्रेस भी ये मानती है कि जब तक जनता इनसे परेशान होकर उसको खुद सत्ता ना सौंप दे तब तक उसको बस बने रहना है। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि जनता कब उनके लिए राज सिंहासन लेके खुद उनके घर तक पहुंच जाए और उनको जनता के पास जाने की जरूरत ना पड़े। इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की संभावना क्या देखते हैं? और जब नतीजे आ जाएंगे 2 मई को, उसके बाद कांग्रेस के भीतर किस तरह के उथल पुथल होंगे या नहीं होंगे? जैसे बाकी राज्यों के नतीजे आते हैं, वहां कांग्रेस को असफलता मिलती है, थोड़ा बहुत बयानबाजी होती है, और फिर ये सोच करके या ये मान करके कि ये परिवार तो वर्चस्व छोड़ने वाला है नहीं, लोग चुप्पी साध जाते हैं। क्या वैसा ही दृश्य देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत कुछ तो बदलाव की गुंजाइश इसलिए नहीं होती क्योंकि पार्टियों को अब वंश आधारित राजनीति से कोई परहेज नहीं रहा। वो ये जानते हैं कि अगर हमारे पास गांधी फैमिली नहीं है तो ये पार्टियां अभी भी कई टुकड़ों में टूट सकती है, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं, समन्वय के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर और इस तरह की चीजों के नाम पर वो लगातार ऐसे समझौते करती रही जिनका सिद्धांतों से उसके कोई लेना देना नहीं। जो उन लोगों ने सिद्धांत लिखे वो कूड़े में फेंके गए, डस्टबिन में फेंके गए कूड़े के टुकड़ों से कुछ ज्यादा नहीं है। आप लगातार देखेंगे कि वो सेकुलरिज्म की बात करते हुए किन किन से लोगों से जाके हाथ मिलाती है। उसके पास जो उसके सबसे बड़े राजनीतिक दिमाग कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह को लेकर आम जनता की छवि क्या है, वो एक अनजान साध्वी से जिस पर जो चार्ज लगे थे टर्म के और जिस तरह से वो लगाया तो उससे हार जाते हैं भोपाल जैसी सीट पर और इतने लाख वोटों से। उससे पहले उसके बाद वो राज्यसभा में आ जाते हैं। तो बीजेपी कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि उसके पास अपनी लीडरशिप से, जो कि थकी हुई, हारी हुई और मानसिक तौर पर एकदम जिस तरह से कहूं कि खोई हुई पार्टी के उन छत्रपों से मुक्ति नहीं पा सके हैं। अगर आप देखेंगे कि कई बार वो इस तरह से कदम उठाते हैं, जैसे अब छत्तीसगढ़ में आज वो पहली बार वो भूपेश बघेल जब हम लोगों ने देखा कि मिलते हुए और उन्होंने कहा समर्थन किया ये सब चीजों का, ऑपरेशंस का। लेकिन पिछले 1.5 साल से अगर आप वहां देखेंगे तो वहां ऑपरेशंस इस तरह नहीं हुए थे। जो स्ट्रेस बढ़ता हुआ हम लोगों को दिख रहा था वो स्ट्रेस कम हुआ नक्सलियों पर, उन्होंने एक बड़ा अटैक किया। लेकिन उसके बाद जो राहुल गांधी के जो ट्वीट थे वो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो बैड टेस्ट रहा होगा, क्योंकि ऐसे समय पर आपके सवाल जब लाशें घर में रखी हुई हों और आप एक इस तरह का बेतुका सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके वहां राज्य सरकार के ऊपर जो फर्स्ट इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है वो पुलिस की जिम्मेदारी है, जो पुलिस राज्य सरकार के अंदर है और जिसके मुखिया इस समय भूपेश बघेल है और कांग्रेस का राज्य है। अगर इन 5 राज्यों के चुनाव पर आप गौर करते हैं तो बंगाल में कांग्रेस ने एक भी बार सपना भी नहीं देखा, उन्होंने सपने देखने छोड़ दिए, उनकी आंखों में पत्थर है इस समय बंगाल को लेके। तो वहां बहुत उसका कोई मतलब पैदा नहीं होता, लिहाजा उसको पहले से माने बैठे, उस पर विवाद भी नहीं होगा। उनके पास सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पर जिस राज्य में वो आ सकती थी वो एक पुडुचेरी, जहां से उसके नारायण स्वामी का उन्होंने टिकट काटा, वो झूठ बोलते हुए पाए गए। अपनी ही पार्टी के नेता को आप झूठ समझा दें पूरी दुनिया के बीच में, इस तरह का उदाहरण शायद ही दुनिया में कभी कहीं मिला होगा। जो हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं। फिर दूसरा, वहां बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है, हालांकि हो सकता है वो में आए, लेकिन उसको बहुत ही नगण्य सी संभावनाओं के साथ वहां चुनाव है। इसके बाद तमिलनाडु में आप एक बेहद जूनियर पार्टनर, एक ऐसे पार्टनर जो रिझा कर आपने सीट मांगी वो भी आपको नहीं दी गई थी, उसमें बड़े फैसले हुए और स्टालिन ने आपको पूरी तरह से स्टालिन की तरह, असली स्टालिन की तरह आपको साइबेरिया भेज दिया। इस तरह से जी। ले देकर जिस पर आपकी उम्मीद है वो है वायनाड की लोकसभा सीट से इस बार
लोकसभा के दर्शन करने वाले राजीव गांधी जी का राज्य इस वक्त वो है आपका पूरा का पूरा ये जन्म हम केरल की बात करते हैं। केरल में चूंकि राहुल गांधी। सरकारें बदलती रही तो इस बार उनको आना चाहिए उनके हिसाब से जो वहाँ का राज्य गठन। लेकिन जिस तरह से पिनरई विजयन ने कार्यकाल किया है और वो किया है, उनको लगता है कि पहली बार वो दोहराते हुए दिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा, क्योंकि आसाम में वो उठते हुए जरूर दिख रही है, वो टक्कर में आते हुए जरूर दिख रही है, जबकि वो AIUDF के मतलब अजमल के साथ है, बदरुद्दीन अजलम अजमल के साथ, और साथ में बोडो काउंसिल के लोगों के साथ भी है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद आसाम के अलावा एक राज्य के अलावा उनके पास कोई उम्मीद नहीं है बहुत बड़ी। तो लिहाजा उनके यहाँ जो भी मार होनी है वो पहले से प्री डिसाइडेड एक लड़ाई है, वो होगी। अगर उनमें से किसी भी राज्य में केरल का जाना शायद उनको सबसे बड़ा झटका दे सकता है, और ये बहुत ही बड़ी कांग्रेस के उसमें साउथ के जो बचे हुए वेस्टर्न्स है उनमें एक बड़ी हार होगी, और शायद भविष्य के लिए एक बड़ा मतलब उनके लिए अवसर होगी। और अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की वापसी में मुश्किलें पेश आएंगी। देखिए, मुझे इस पे कम मतलब मैं आप मुझसे वरिष्ठ हैं और मैं जानता हूँ कि आपका अनुभव भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इसको सिर्फ इतना कहूँगा कि कांग्रेस में कोई भी ऐसी कांग्रेस जो गांधी परिवार के सदस्यों के होते हुए उससे अलग हो जाए, ऐसी कांग्रेस अभी तक कोई सर्वाइव करती नहीं दिखाई दी। एनसीपी भी इसलिए है क्योंकि मराठा राजनीति में अलग किस्म की रीजनलिज्म का छोंक भरने में शरद पवार कामयाब हुए। ऐसा फिर बाकी आप कांग्रेस से टूटे हुए किसी लीडर्स को इस तरह नहीं देखते हैं। उनके पास अपनी बाउंडेशन हो जाती है। अगर कांग्रेस है तो वो गांधी परिवार की कांग्रेस है। तो मुझे लगता है कि मैं इस बात को लेकर मतलब अपनी तरफ से मुतमईन हूँ कि कांग्रेस में राहुल गांधी को कोई चुनौती नहीं मिलेगी। उसके खिलाफ हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट खड़े हो जाएं और उनको कुछ वोट मिल जाए, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक वोट होंगे जिसमें उस आदमी के पार्टी से बाहर जाने का रास्ता तय हो जाएगा बस। वरना तो पार्टी के अध्यक्ष पे अगर राहुल गांधी खड़े होते तो वो बनेंगे, क्योंकि ये परिवार की पार्टी की तरह है। अब आप मुलायम सिंह की पार्टी में अखिलेश यादव को नहीं बनाएंगे, अगर भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा नहीं बनेंगे, अगर ओम प्रकाश चौटाला के बेटे नहीं बनेंगे, तो फिर किसके बेटे बनेंगे भाई? तो उसी तरह से ये पार्टी है, वो बनेगी। त्रिपुरा से वामपंथी लगभग गायब हो गए हैं। केरल ले देकर के एक उम्मीद बची हुई है, पश्चिम बंगाल में तो कोई उम्मीद भी नहीं बची है। तो इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद वामपंथी दलों को आप कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं। देखिए, अगर हम पूरी दुनिया में गौर करते हैं तो कई राज्यों में, कई देशों में वामपंथियों ने कहीं कहीं अपने आप को दोबारा से एक फोल्ड में पाया है। हालांकि कई जगह उन्होंने नुकसान बहुत किया, वेनेजुएला से लेकर वो हम लोगों ने ब्राजील में जो नई चीजें देखी थी उनसे बहुत नुकसान की तरफ बढ़ते हुए दोनों देश देखे। क्योंकि आप आइडियोलॉजी में सुधार नहीं लाते हैं। अगर आप आइडियोलॉजी में सुधार लाते हैं तो आप एक करप्शन को और बढ़ावा देते हैं, जड़ता को बढ़ावा देते हैं। वो हमने चीन में देखा, जिसने किस तरह से समाजवाद है, इसको अगर मार्क्स और एंगल्स अगर सर के बल खड़े होके देखें तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। उनको लगेगा वो फिर भी दुनिया उल्टी है। वो लगातार कोशिश करें तो भी नहीं समझ पाएंगे कि चीन में समाजवाद और साम्यवाद किस किस्म का है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात पर गौर करते हैं तो यहाँ ये पार्टी ने जो कहा उसके अगेंस्ट जैसा दुनिया में किया वैसा ही यहाँ किया। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो कुछ अखबार वाले और खासतौर से अंग्रेजी के अखबार वालों और तमाम उन लोगों के लिए जिनका कहीं ना कहीं रिश्ता कुछ ना कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों से भी जुड़ता रहा, उनकी आंखों के तारे बनते रहे। वो भूल करते रहे, वो आदमियों की जान से खेलते रहे। उन्होंने एक ऐसी मशीनरी पैदा की जिसमें मानवीय संवेदनाओं की कोई जगह नहीं थी, जिसमें राजनीतिक विमर्श विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरह की एक राजनीतिक व्यवस्था को हमने देखा जिसमें हमने हजारों लोगों की जिंदगियों को स्वाहा होते हुए देखा। हमने 67 के नक्सलबारी से देखा, आज जिस पर पूरा देश रो रहा है वो उनकी पार्टी की देन है। ये तमाम चीजें उनके अंदर की इसी तरह के फैक्शन है जिनको वो CPIM कहते हैं, CPI कहते हैं। वो बहुत सारी चीजों के एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, RSP है। कितनी पार्टियों के आप नाम लेंगे, लेकिन उन लोगों में जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे एक रोमांटिसिज्म, एक रोमानियत जो है दिल्ली जैसे JNU जैसे स्कूलों से पैदा की जाती है, जिसमें साईं बाबा और इस तरह के लोग पैदा होते हैं जिनको लगता है कि इस तरह से मरना, होवार्ड गांधी जैसे लोग जिनको लगता है कि जवानों की मौत, वही जवान जो उन्हीं के
जैसे परिवारों से आते हैं जवान, अगर किसी परिवार से, गांव के ज्यादातर परिवारों से आने वाले जवान, जो उस पैसे से अपने परिवार को एक इंसानी जिंदगी दे पाते हैं, मतलब उनकी रोटी पहुंच जाए उनके बाप बुजुर्ग के पास, उनकी लाशों पर जो नृत्य करते हो, उस तरह की राजनीति में मुझे लगता है कि जैसे जैसे ऑप्शंस होंगे कुछ रोमानियत जरूर रहेगी, क्योंकि हिप्पी आंदोलन उस वक्त आया जब यूरोप में और अमेरिका में एक अच्छा दौर था, और उसके बाद एक डिप्रेशन के बाद वो निकलते हैं, तो उनको वही एक रास्ता दिखा था। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोई कभी इस देश के लिए दुर्भाग्य होगा, अगर इस तरह की कोई स्थिति आई और उसमें वो फिर वापस ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये बात अभी तक के अनुभवों से साफ है कि वहां कोई भी विमर्श की गुंजाइश होती नहीं है। केरल में भी राजनीतिक हिंसा अगर आप देखेंगे तो बंगाल की बराबर की, उसकी चर्चा बहुत कम होती है। आप देखेंगे कितने ज्यादा संघ के कार्यकर्ताओं के कत्ल वहां हुए हैं, कितनी आतंकी वारदातों में वहां का जो संगठन है वो लिप्त होते हैं। आप सोचिए सीरिया में जाने वाले, मतलब हिजरत करके जाने वाले सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में युवा वहां से हैं। यानी एक तरह से आप इस पूरी हिस्से को सीपीएम के या कम्युनिस्ट पार्टी के उस सिस्टम को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां वो राजनीतिक उस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बनी नहीं। जहां गलती से आई वहां उन्होंने उस मशीनरी को जनता की आवाज दबाने के लिए और हमेशा के लिए अपना राज कायम करने के लिए किया है। इसीलिए आप जहां जहां जीते हुए गढ़ थे, आपको उत्तराखंड में शुरुआत में दिखेगा कितने बड़े, मतलब कम्युनिज्म का किस तरह का एक गढ़ हुआ करता था। यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर की जो आपकी सीट है वहां से कम्युनिस्ट ने कांग्रेस के सपोर्ट से ही सही इंदिरा गांधी की, लेकिन चौधरी चरण सिंह को हराया। एक ही बार मेरे विचार से चौधरी चरण सिंह आ रहे, वहां मुजफ्फरनगर से आ रहे, तो उनको एक विजयपाल सिंह जैसे अनाम उस समय के युवा कैंडिडेट ने हराकर उनको मुजफ्फरनगर की राजनीति का उनका चैप्टर भी बंद कर दिया था। तो मुझे लगता है कि वामपंथी पार्टियां अब उनका बहुत ज्यादा भविष्य वो सिवाय स्कूलों से निकले हुआ वो यूथ जिसके पास इतने सपने बेच दिए जाएंगे, जो अब इस सारे सिस्टम को देखेगा, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा कहीं सरवाइव करता है। और अंत में ये जो चुनाव परिणाम होंगे 5 राज्यों के, हालांकि 2024 तो अभी दूर है, आज हम 2021 में बैठे हैं और वो भी अभी अप्रैल ही चल रहा है। उतना तो छलांग नहीं लगा सकते, लेकिन क्या देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे, कोई संकेत देंगे? मुझे इसलिए नहीं लगता कि इनसे बहुत ज्यादा मतलब 2024 तक रह पाएगा, क्योंकि अगर ममता बनर्जी यहाँ से जीत जाती हैं तो वो बहुत बहुत जाके किस राज्य में प्रभाव डाल पाएंगे। आज उनकी मदद के लिए समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़े चेहरे को भेजा जिनका नाम जया भादुड़ी है, जिनके जिस भी यूपी के जिस विधानसभा क्षेत्र में वो प्रचार करने जाएंगी, तो जो सीट पर वोट होंगे वो कम हो जाएंगे। जितने होंगे मुझे लगता है कि वो ताकत तो कितनी देंगी, वो यूपी में वेस्ट कितने बंगाल। जिले जान, या यूपी में कहाँ वो घूमेंगी। नहीं, मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूँ। वो वहां से हम्म। भेजी गई, अब इनका अखिलेश जी का गिफ्ट है। तो आप इस जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है कि आप मुझे दोगे मैं आपको दूंगा और हम एक दूसरे पर पैसिटिज्म का नहीं होगा, वो इस तरह की इन किसी भी लीडरशिप में, क्योंकि जो रीजनल पार्टियां होती हैं उनका दूसरे राज्यों में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। टीएमसी कई बार बहुत सारे चुनाव मैंने देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन अलग अलग जगह उनके दिख जाते हैं, दफ्तर भी खोले बैठे रहते हैं, लेकिन वहां उनको कौन पहचानता है। यूपी में कौन टीएमसी का नेता है, मुझे लगता नहीं कि हम लोग ढूंढ पाएंगे। और या टीएमसी के किसी नेता के कहने पर वहां कोई आदमी किसी पार्टी को वोट दे देगा, ये भी बात मुझे नहीं हजम होती। हाँ, वो इस तरह आ सकते हैं जैसे वो मेले में आते हैं, तो मेले में बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म के कपड़े पहन के आ जाते हैं, तो उसी तरह वो यहाँ आ जाएंगे। जैसे कि जया भादुड़ी बंगाल आ गई, सिवाय इसके कि वो बंगाली ओरिजिन से हैं। उनके पिता देश के एक बड़े पत्रकार हुआ करते थे, तरुण कुमार भादुड़ी, और वो स्टेट्समैन में शायद जहां तक मुझे याद है सेंट्रल इंडिया के एडिटर हुआ करते थे। और उन्होंने डाकू पर शायद बहुत अच्छी किताब भी लिखी, वैली ऑफ टेरर, वैली ऑफ डेथ। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा तो उनका बहुत ज्यादा बंगाल से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो आई हैं और मुझे लगता है कि उन्हें ये यकीन होगा कि वो बहुत बड़ी मास अपील लेकर आई होंगी। तो मुझे लगता है कि इसी तरह की कोई राजनीति उनके पास संभव होगी। आप अपने अपने इलाकों में जीत के फिर एक ऐसी लड़ाई खड़ी कर सकते हैं बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि वोट के लिए ध्रुवीकरण को रोकने के लिए या उसको रोकने के लिए आप जातीय का कार्ड खेलना पड़ेगा आपको। आप जातीय अपने ओबीसी स्ट्रक्चर खेले, दलित स्ट्रक्चर खेले, उसको मिलाएं और उसमें फिर अल्पसंख्यकों को जोड़े। इसके अलावा आपके पास कोई प्लान नहीं है।
आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, अभी नहीं दिख रहा। मतलब बीजेपी गलतियां करती है और योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, दर्शन पाल, राजेवाल, मुझे। ये लोग क्या करेंगे और इन चुनाव नतीजों के बाद? ये फिर अपनी अपनी पार्टियों में टिकट मांगेंगे, जैसे आरजेडी मांगेगा, कोई कहीं टिकट मांगेगा, और अपनी दुकानदारी उनकी चलती रहेगी, मुझे ये लगता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा उनके लिए, क्योंकि उनको मैं जब भी वर्णन करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ इस तरह के एलिमेंट हैं जिनका कम से कम समाज की राजनीति में कोई योगदान नहीं है, और सिवाय कुछ गुंडई को जो सिर्फ जातिवाद के दम पर खड़ी हुई है, और बहुत ही छोटे स्तर की, क्योंकि पैसे से लेकर तमाम चीजों की कोई ईमानदारी उनकी उसमें नहीं दिखती है, तो मैं उनको बहुत ज्यादा नहीं मानता। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र पंडित जी। और मैं देख रहा हूँ आप 10 बजे सोने वाले आदमी हैं रात को, लेकिन अभी जी करीब करीब 11 बजने वाले हैं और आप मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। दिन भर के अपने जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उनके बाद देर रात्रि तक आपका ये जो प्यार है, ये जो आपका कहना चाहिए कि मित्रता का समर्पण है, मैं इसको प्रणाम जी जी। करता हूं। और आप मेरे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को बहुत सारे मुद्दों पर आपने बहुत सुलझे हुए विचारों से अवगत कराया। इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।